हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय क्लास ब्राइट होप्स क्लासेस। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए आज का हम लोग कक्षा 12वीं का प्रथम क्लास स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट वीडियो बायोलॉजी का जो चैप्टर फर्स्ट का वीडियो है वो है आपका पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इस लैंगिक जनन के अंतर्गत निषेचन पूर्व घटना एवं निषेचन, यही हम लोगों को आज के क्लास में पढ़ना है। क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में यानी इसे इंग्लिश में इसका नाम देख लीजिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन इन यानी में फ्लावरिंग प्लांट्स यानी पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब इस लैंगिक जनन के समय या लैंगिक जनन में क्या क्या घटनाएं घटती हैं, कैसे लैंगिक जनन होता है, उन चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। जैसे इसमें निषेचन पूर्व घटना, यानी इसका कहने का मतलब है कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या होगा? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, यानी कि निषेचन पूर्व घटना एवं एंड निषेचन फर्टिलाइजेशन यानी कि कहने का मतलब क्या? जैसे देखिए, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादप क्या होते हैं? पुष्पीय पादपों के बारे में हम समझते हैं। पुष्पीय पादप होते क्या हैं? आइए देखिए, पुष्पीय पादप यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या होगा? फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, ये फ्लावरिंग प्लांट्स है क्या, इसे समझते हैं। देखिए, वे पौधे, पादप मतलब वे वे पौधे जिनके या जिनमें पुष्प लगते हों, पुष्प खिलते हों, उन्हें हम पुष्पीय पादप, वे पादप या वे पौधे जिनमें पुष्प लगते हों, पुष्प खिलते हों, उन्हें हम पुष्पीय पादप कहते हैं। तो देखिए, पुष्पीय पादप का परिभाषा क्या होगा कि वे पादप जिनमें पुष्प लगते हों, पुष्पीय पादप कहलाते हैं। पुष्पीय पादप कहलाते हैं। पुष्पीय पादप क्या है? तो वे पादप जिनमें पुष्प लगते हों, पुष्प खिलते हों, उन्हें हम पुष्पीय पादप कहते हैं। अब ये देखिए, पुष्प, एक शब्द आया है पुष्प। पुष्प क्या होता है? तो पुष्प के बारे में देखिए। पुष्प यानी कि फ्लावर। पुष्प क्या है? फ्लावर क्या है? तो देखिए, पुष्प क्या है कि पुष्प एक ऐसी संरचना है, इसको समझ लीजिए।
पुष्प एक ऐसी समझ लो, हम लोग क्या है कि आज के समय में देखते हैं अगर कहीं पूजा पाठ होता है तो पुष्प लगते हैं, किसी का स्वागत करना हो तो भी पुष्पों से हम लोग उनका माला, मतलब पुष्पों से बनी माला जो होती है उस माला को उनको पहना करके हम लोग उनका स्वागत करते हैं ना ऐसा। तो वो जो पुष्प होते हैं वो पुष्प होते क्या चीज़ हैं, पुष्प के बारे में देखिए सभी लोग जानते हैं कि नहीं जो माला होता है वो पुष्प का बना है, फूल का बना है, लेकिन उस पुष्प की परिभाषा क्या होनी चाहिए, पुष्प की परिभाषा है क्या। तो पुष्प की परिभाषा को हम समझते हैं कि पुष्प एक ऐसी संरचना है, पुष्प किसे कहते हैं, तो पुष्प एक ऐसी संरचना है, एक ऐसी संरचना है जो जंतुओं व कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता। पुष्प क्या है, तो पुष्प एक ऐसी संरचना है, पुष्प क्या है, पुष्प एक ऐसी संरचना है जो जंतुओं को और कीटों को, जंतु में हम लोग भी आएंगे, हम लोग अच्छा पुष्प को देख करके कहते हैं ना गुलाब का पुष्प बड़ा ही सुंदर है, गेंदा का पुष्प बड़ा ही सुंदर है, गुड़हल का पुष्प बड़ा ही सुंदर कहते हैं ना। तो वो क्या है, पुष्प को देख करके हम मोहित हो गए, पुष्प की सुंदरता को देख करके हम मोहित हो गए। तो वही चीज़ है कि पुष्प एक ऐसी संरचना है जो कि जंतुओं को और जो छोटे छोटे कीट होते हैं, कीट देखेंगे पुष्प खिला है उस पर आके छोटे छोटे कीट, भौरे, मधुमक्खियाँ, मक्खियाँ आकर के बैठते हैं, वहाँ से मकरंद को अवशोषित करके लेके जाके वो शहद बना करके हमें वही शहद प्राप्त होता है। तो वही चीज़ें हैं कि पुष्प क्या है, तो पुष्प एक ऐसी संरचना है जो जंतुओं व कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है। आप लोग लिख लीजिए इसे, पुष्पीय पादप किसे कहते हैं, तो वे पादप जिनमें पुष्प लगते हैं उन्हें पुष्पीय पादप कहलाते हैं। पुष्प क्या होता है, तो पुष्प एक ऐसी संरचना है, पुष्प एक ऐसी संरचना है जो जंतुओं व कीटों को आकर्षित करने का कार्य करता है, वो पुष्प कहलाते हैं। अब देखिए ये पुष्प जो होते हैं, ये पुष्प 4 प्रकार से, यानी कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं। पुष्प के कितने चक्र, 4 चक्र, यानी कि हम कह सकते हैं कि पुष्प की जो संरचना होती है, पुष्प जो बनता है वो बनता कैसे है, उनमें क्या क्या घटनाएं घटती, कैसे उसका निर्माण होता है, और बनता है तो वो जो बनते हैं तो उनके भाग कौन कौन से हैं। तो वही चक्रों के बारे में हम समझते हैं कि पुष्प के चक्र कितने, इतना आप लोग उतार लीजिएगा और इसके आगे का देखते हैं पुष्प के चक्र। देखिए जो पुष्प के चक्र होते हैं ना, पुष्प के चक्र 4 होते हैं। पुष्प के चक्र कितने होते हैं, पुष्प के चक्र 4 होते हैं। अगली हेडिंग जो है वो है पुष्प के चक्र। पुष्प के चक्र कितने, पुष्प के चक्र 4। अब ये 4 चक्र कौन कौन से हैं, पुष्प मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि जो पुष्प होता है वो 4 चक्रों में मिलके बनता है, यानी कि उसके 4 भाग होते हैं, उन्हीं 4 भागों से मिल करके बनता है ये पुष्प। अब देखिए इसे समझिए, पुष्प के 4 चक्र कौन कौन से हैं। जो पहला चक्र है वो है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज। जो दूसरा है वो है दलपुंज, पहला बाह्य दलपुंज, दूसरा दलपुंज, और जो तीसरा है वो पुंकेसर, या पुंकेसर कह लीजिए या पुमंग कह लीजिए, पुंकेसर या पुमंग कह लीजिए। और जो चौथा चक्र है वो चौथा चक्र आपका है स्त्रीकेसर, या जायांग। पहला क्या है, बाह्य दलपुंज, दूसरा क्या है, दलपुंज, तीसरा क्या है, देखिए पुष्प के 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, स्त्रीकेसर, ये 4 भाग होते हैं। जैसे अभी चैप्टर का नाम था ना पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो अभी हम लोग पुष्पीय पादप के बारे में जानते हैं। पुष्पीय पादप हैं क्या, तो पुष्पीय पादप वे पादप होते हैं जिनके अंदर पुष्प होते हैं, यानी कि जिनके अंदर पुष्प लगते हैं, वे पादप जो पुष्प जिनके अंदर पुष्प लगते हैं उन्हें हम पुष्पीय पादप कहते हैं। पुष्प होता क्या है, एक ऐसी संरचना है जो कि कीटों व जंतुओं को आकर्षित करने का कार्य करते हैं। ये जो पुष्प होता है बनता कैसे, तो पुष्प के कुल 4 चक्र होते हैं। कितने चक्र, 4 चक्र। 4 चक्र कौन कौन से हैं, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर और स्त्रीकेसर, ये 4 चक्र होते हैं। इन 4 चक्रों के बारे में हम समझते हैं, 4 चक्र होते हैं तो ये बनते कैसे हैं। देखिए इसमें सबसे पहले लेते हैं बाह्य दलपुंज को। सबसे पहला
आप लोग भी इसको लिखते चलिएगा कि नहीं, पुष्प के चक्र, यानी पुष्प के चक्र कितने, तो पुष्प के 4 चक्र। कौन कौन से, बाह्य दलपुंज, पुंकेसर और स्त्री केसर। पुंकेसर को पुमंग के नाम से भी जाना जाता है और स्त्री केसर जो होती है उस स्त्री केसर को जायांग के नाम से जाना जाता है। अब इसमें से आप लोग पहला लिख लीजिएगा बाह्य दलपुंज। हम लोग बाह्य दलपुंज के बारे में समझते हैं, बाह्य दलपुंज है क्या। तो देखिए जो बाह्य दलपुंज है, बाह्य दलपुंज का मतलब होता है कि बाहरी, बाह्य का मतलब बाहरी, दलपुंज। अच्छा आप देखे होंगे, मान लीजिए कोई पुष्प हो, एक हम पुष्प को ले लेते हैं, पुष्प में मान लीजिए हम गुड़हल के पुष्प को ले लेते हैं। किस पुष्प को, गुड़हल को, गुड़हल के पुष्प को ले लेते हैं। गुड़हल के पुष्प को लेकर के समझिए, देखिए है क्या। आप देखेंगे सबसे पहले मान लीजिए ये इसकी तना है, टहनी, उस टहनी में यहाँ से ये निकला हुआ है और इस निकले हुए भाग पे ये पुष्प लगे। पुष्प में आप देखेंगे ये वाली जो भाग है, जो डंठल नुमा, एक हरा सा होता है डंठल नुमा, उस डंठल नुमा संरचना को, ये जो डंठल नुमा संरचना है, इस डंठल नुमा संरचना को हम वृंत कहते हैं। पुष्पों में जो संरचनाएं बनती हैं उन संरचनाओं में जो ये डंठल है, इस डंठल को हम वृंत के नाम से जानते हैं। किस नाम से, वृंत। देखिए वृंत के नाम से जानते हैं। आप जब देखेंगे तो इसके ऊपर आप देखेंगे यहाँ छोटी छोटी, जैसे आप उसको देखिएगा यहाँ से ये खुला होता है, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक ना, ये ऐसे होगा। आप देखिएगा पुष्प ऐसे होता है। इसका कहने का मतलब क्या है कि ये जो डंठल है, इस डंठल को हम वृंत कहते थे, लेकिन वो जो है ऐसे खुला हुआ है। जो जैसे देखिए पंडित जी क्या है, पंडित जी आते हैं घरों पे पूजा करने के लिए, कहते हैं भैया यहाँ बैठने वाला स्थान है, क्या करने वाला है, बैठने वाला। तो कहते हैं पंडित जी का आसन लग गया, पंडित जी का आसन, आसन मतलब बैठने वाला स्थान। उसी प्रकार से जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में ये जो होता है, ये वाला जो भाग, इस भाग को हम कहते हैं पुष्पासन, पुष्पासन, ठीक है ना। सबसे पहले जो डंठल है, मान लीजिए इसे हम पुष्प मान लेते हैं, ये हमारा पुष्प, ये जो है इसे, ये डंठल है, इस डंठल को हम वृंत कहेंगे। और इस वृंत के बाद देखिए यहाँ आकर के ये कैप, जो कैप है, ये कैप आकर के यहाँ बैठ रहा ना। तो ये जो ऐसे, मतलब ये जो पुष्प होते हैं ना, उस पुष्प में ऐसे खुला हुआ भाग होता है। जो पुष्प होते हैं उन पुष्पों में ये ऐसे खुला हुआ भाग होता है। तो ये खुला हुआ जो भाग, अच्छा ये जो खुला हुआ भाग होता है ना, इसमें ये जैसे अंगूठे हैं, तो ये अंगूठे पत्तियों के समान छोटी छोटी पत्तियाँ निकली होती हैं। आप देखिएगा पुष्प को कभी तोड़ करके, जो पुष्प होते हैं एकदम सेम ऐसे ही होते हैं और ऐसे ही होते हैं। और ये जो हमारी उंगलियाँ हैं, इन उंगलियों की तरह ही उसमें पत्तियाँ निकली होती हैं। वो जो पत्तियाँ होती हैं उन पत्तियों को, यानी कि जो ऐसे खुला हुआ भाग है, इस खुले हुए भाग को हम पुष्पासन के नाम से जानते हैं। इसी में पूरा का पूरा पुष्प आ करके बैठता है। आप देखिएगा कि जो ये पुष्पासन है, इस पुष्पासन के ऊपर, ये पुष्पासन हुआ, इस पुष्पासन के ऊपर आकर के जब पुष्प बैठता है तो सबसे पहले हरा रंग होता है। जैसे जब आप देखेंगे जब वो कलिका अवस्था में होती है, कलिका अवस्था में जब होती है तो उस कलिका अवस्था में आप देखेंगे हरे रंग का पुष्प होता है। मान लीजिए यहाँ पे हम बना देते हैं, जैसे ये वृंत रहा और इस वृंत में ये कलिका अवस्था, ये कलिका अवस्था। अब इसके अंदर क्या है, ये इसके अंदर पुष्प, इसके अंदर ये पुष्प है पड़े हुए, इसके अंदर ये पुष्प पड़े हुए हैं, ठीक ना। तो ये जो हरे रंग का होता है, आप देखिएगा हरे रंग का जो होता है, उस हरे रंग वाले को हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। यानी इसके ऊपर जो बैठा होगा, इसे इसे करके, इसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज। किस नाम से जानते हैं, बाह्य दलपुंज। अब देखिए बाह्य दलपुंज होता है। अब उस बाह्य दलपुंज के एक भाग को, बाह्य दलपुंज के एक भाग, अब देखिएगा जो ये वाले होते हैं ना, जैसे ये जो इसके अंदर जो पुष्प बैठा होता है, तो ये जो एक भाग है, यहाँ से एक भाग ये हुआ, एक भाग ये होगा। अब इसके अंदर न पुष्प है, तो ये वाले जो भाग हैं, इन एक भाग को हम कहते हैं बाह्य दल, बाह्य दल। एक भाग को, हरे वाले, आप एक एक ठोस में से तोड़िएगा, एक एक आप उसमें से तोड़ेंगे, एक भाग जो होता है उस एक भाग को हम बाह्य दल कहते हैं। और इनके पूरे समूहों को हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं,
पूरे समूहों को बाह्यदल पुंज कहते हैं। अब देखिए ये तो भैया हो गया हमारा क्या, वृंत हो गया। वृंत के बाद यहाँ जो ऐसे खुला हुआ भाग है ये वाला, उसे हम पुष्पासन कहेंगे। पुष्पासन के ऊपर जो ये हरा वाला भाग है, ये हरे वाले भाग को हम कहते हैं बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज के एक भाग को बाह्यदल के नाम से जाना जाता है। ये जो बाह्यदल पुंज जो हरा होता है, ये क्या करता है कि पुष्पों में भोजन बनाने का कार्य, जब तक पुष्प जब तक पैक है, मतलब जब तक वो खुला नहीं है, मतलब उसके रंग जो रंग बिरंगे भाग होते हैं, यानी कि जो रंग बिरंगा मतलब हम कह सकते हैं जो हमें आकर्षित करने वाला जो भाग होता है रंग बिरंगा, यानी कि जो गुड़हल होता है उस गुड़हल का लाल रंग, गेंदा का पीला रंग, गुलाब का गुलाबी रंग जो होता है, वो जो गुलाबी रंग है वो जो हमें आकर्षित करने वाला होता है, उस आकर्षित करने वाले अंग को हम कहते हैं दलपुंज। आकर्षित करने वाला जो अंग होता है उसे हम कहते हैं दलपुंज। स्टार्टिंग से एक बार और देख लीजिए, डंठल, इस डंठल को वृंत, इसके ऊपर जो ये जहाँ आकर के फूल बैठता है उस बैठने वाले स्थान को पुष्पासन, पुष्प जहाँ आकर के बैठ रहा है उसे पुष्पासन, पंडित जी जहाँ आके बैठ रहे हैं वहाँ पंडित जी का आसन कहते हैं। तो उसी प्रकार से ये जो डंठल है इसे हम वृंत कह दिए, और जो पुष्प आकर के जहाँ बैठता है उसे पुष्पासन कहते हैं। इसमें जो हरे रंग का भाग होता है, हरे रंग वाला जो भाग है, उस हरे रंग वाले भाग को बाह्यदल पुंज कहते हैं। पूरे के समूह को बाह्यदल पुंज कहते हैं और उसका एक भाग बाह्यदल कहलाता है। इसके बाद समझिए, जैसे मान लीजिए आशा इतना समझ में आ गया होगा, तो इसके आगे हम इस चित्र को मिटा करके फिर से वो जो इसका रंगीन वाला भाग होता है उस रंगीन वाले भाग को बनाते हैं। जैसे आप इसको एक बार फिर से समझ लीजिए कि नहीं, ये जो डंठल है इस डंठल को वृंत कहते हैं, इसके ऊपर जो खुला हुआ भाग उसको पुष्पासन, और पुष्पासन के ऊपर बाह्यदल पुंज, बाह्यदल पुंज के एक भाग को बाह्यदल कहते हैं। जो बाह्यदल पुंज होता है, यह बाह्यदल पुंज जब तक कलिका अवस्था में रहती है, पुष्प कलिका अवस्था मतलब कि जब तक वो बाह्यदल पुंज फुला हुआ है, यानी कि जब तक उसमें से रंग बिरंगे भाग ना निकल जाएं, जब तक अगर रंग बिरंगे भाग नहीं निकल जाते हैं तब तक ये क्या करता है कि वो जो पुष्प उसके अंदर है उस पुष्प को वो भोजन देने का कार्य करता है। ठीक ना, फिर इसके आगे हम समझते हैं दलपुंज। आगे हम लोग देखते हैं दलपुंज। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ हम वृंत बनाए, और इस वृंत से मान लीजिए ये हमारा है, और यहाँ पे यही होता ना रंगीन सा भाग, ये रंगीन सा भाग हमारा हो गया गुड़हल में। और यहाँ से आप देखेंगे तो ये एक निकला हुआ भाग ऐसे होता है, एक ऐसे निकली हुई भाग होती है। ठीक ना, क्या है ये गुड़हल का भाग है, गुड़हल का रंग बिरंगा भाग। इस रंग बिरंगे भाग को हम कहते हैं दलपुंज। रंग बिरंगे वाले भाग को, यानी कि जो हमें आकर्षित करने वाले भाग होते हैं, जो रंग बिरंग के होते हैं, उन रंग बिरंगे वाले भागों को हम कहते हैं दलपुंज। इन रंग बिरंगे वाले भागों को हम क्या कहते हैं, दलपुंज। अब देखिए ये तो पूरे के समूहों को दलपुंज कह रहे हैं, पूरे जो हमें आकर्षित करने वाले हैं सबके समूहों को हम दलपुंज कह रहे हैं, लेकिन उसका जो एक भाग होता है उसके एक भाग को हम कहते हैं दल। इसके एक भाग को क्या कहते हैं, दल। दो चक्र हो गए हमारे। प्राथमिक जो चक्र था वो था बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज किस रंग का होता है, प्रायः हरे रंग का होता है। वो क्या करता है, कलिका अवस्था में भोजन देने का कार्य करता है, और यह सबसे प्राथमिक चक्र। अच्छा देखिए वृंत जो होता है, यानी जो डंठल है, इस डंठल के बाद अगर पुष्प का कोई भाग अगर हमें दिख, अच्छा हम ये बताइए कि डंठल निकला तब तक हम पुष्प को नहीं जान पाएंगे कि नहीं यहाँ कोई पुष्प है, लेकिन जब उसके अंदर बाह्यदल पुंज, यानी कि जब वो कलिका अवस्था का जब आवरण बनता है, जो हरा वाला आवरण बनता है, तब हम कहते हैं भैया यहाँ से पुष्प निकलेगा, ऐसा कहते हैं। तो वो जो वृंत के बाद जो बाह्यदल पुंज बनी है वो हमारा प्राथमिक चक्र, यानी सबसे पहला संरचना, तभी हम पुष्प को पहचान पाएंगे। तो वो जो पहला संरचना है उस पहले संरचना को हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। बाह्यदल पुंज के एक भाग को बाह्यदल कहते हैं। उसके बाद आता है आपका रंगीन वाला भाग, रंगीन वाले भाग को दलपुंज कहते हैं। दलपुंज के एक भाग को दल कहते हैं। दलपुंज जो रंगीन वाला भाग होता है ना, उस रंगीन वाले भाग को हम दलपुंज, पूरे के समूहों को दलपुंज कहते हैं। जो एक भाग है इस एक भाग को दल कहते हैं। ठीक ना, अब इसके बाद देखिए आप देखेंगे एक ये पतली सी गुड़हल का पुष्प लीजिएगा, उसमें आप देखेंगे गुड़हल के पुष्प में आप आसानी से देख सकते हैं और पुष्पों में भी देख सकते हैं, बट जो ये गुड़हल का पुष्प है इस गुड़हल के पुष्प में पूरी की पूरी आसानी से आप देख सकते हैं। जैसे आप देखिए ये एक डंठल है,
पतली सी नलिका के समान एक संरचना होती है। ये नलिका के समान संरचना होती है और इसके आगे एकदम अग्र सिरे पे आप देखेंगे ऐसी संरचनाएं बनी होती हैं और उसके बीच में आप देखिएगा इसके बीच में जो संरचनाएं होती हैं वो ऐसे होती हैं, वो संरचनाएं ऐसी होती हैं और ये यहाँ से ये वाला भाग इतना आगे का खुला हुआ होता है। तो ये वाली जो संरचना है ना, देखिए यहाँ से ले करके ये जो पूरी संरचना है, इस पूरी संरचना को हम कहते हैं पुंकेसर। पुंकेसर कहाँ तक? यहाँ से ले करके ये और यहाँ तक, ये जो आगे का भाग है ना, ये आगे वाला भाग, ये इस आगे वाले भाग को हम कहते हैं यहाँ से ले करके ये जो पूरा भाग है, इस पूरे भाग का नाम होता है वर्तिका। वर्तिका, पूरे भाग को वर्तिका कहते हैं। और इसका जो अग्र सिरा ये वाला जो दिखाई दे रहा है, इस अग्र सिरे को हम कहते हैं वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र। स्टार्टिंग से देखें, पुष्पासन, उसके नीचे वृंत, वृंत के ऊपर पुष्पासन, फूल आकर के बैठता है। जो सबसे पहले होता है उसे हम कहते हैं बाह्य दलपुंज, एक भाग को बाह्य दल। उसके बाद रंग बिरंगे वाले को दलपुंज कहते हैं, दलपुंज के एक भाग को दल कहते हैं। इसके अंदर बीच में एक नलिका समान या नलिका सदृश, नलिका के समान एक संरचना पाई जाती है। इस संरचना को देखिए, ये जो संरचना होती है ना, ये संरचना, इस संरचना को हम कहते हैं ये वाली जो यहाँ से ले करके ये जो है ना, यहाँ से जहाँ से वो बीच में जो गड्ढा होता है उस गड्ढे के बीच से निकली हुई संरचना होती है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी जो आगे की ये संरचना है, यहाँ तक से लेकर के यहाँ तक की जो संरचना होती है, इस संरचना को हम कहते हैं पुमंग। पुमंग, पुमंग नहीं, पुंकेसर कह लीजिए, पुंकेसर। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की संरचना को पुंकेसर। और ये जो आगे का भाग होता है, इस आगे वाले भाग को, यहाँ से पूरी जो संरचना है, इस पूरी संरचना को वर्तिका कहते हैं। यानी ये जो तीनों एक ही समूह में है, जो अन्य समूहों में, यानी कि जो आगे का सिरा होता है, वो आगे का सिरा जो आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं, उनको हम वर्तिका कहते हैं, उनके समूहों को वर्तिका कहते हैं। लेकिन उसके एक भाग को, जो सबसे ऊपर सिरा होता है, उस ऊपर वाले सिरा को वर्तिकाग्र कहते हैं। जो ऊपर का सिरा होता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं। और देखिए, ये जो पुंकेसर है, ये वाला जो भाग है पुंकेसर, ये पुंकेसर क्या है कि इस पे देखिए, इस पुंकेसर में ये जो है, इस भाग को हम कहते हैं परागकोश। इस भाग को कहते हैं पराग। एक बार और देखिए, यहाँ से ये निकला, इस पूरे यहाँ से यहाँ तक के भाग को हम कहते हैं पुंकेसर। और इस पुंकेसर में जगह जगह पे परागकोश होते हैं। अब इन परागकोशों में छोटे छोटे कण होते हैं। आप कभी भी गुड़हल के पुष्प के पास जाइएगा जो खिला हुआ हो, उसमें आप देखेंगे एक डंठल होगी, उस डंठल पे आप अपने हाथों को फेर दीजिएगा, एक बार उस पर टच कीजिएगा या उस पर एक बार रगड़िएगा, देखेंगे आप पाएंगे कि आपके हाथों में पीले पीले कण लग गए हैं, पीले पीले कण चिपक गए उसमें। तो वो पीले पीले जो कण होते हैं वो होते क्या हैं? तो ये जो यहाँ पे आप देखेंगे, ये लाल रंग की संरचना होती है। इस लाल रंग की संरचना में ये छोटे छोटे कण होते हैं। और इस संरचना को हम परागकोश कहते हैं। और इसके अंदर जो कण उपस्थित, छोटे छोटे जो कण उपस्थित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं पराग कण। छोटे छोटे कणों को पराग कण कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए, अब ये यहाँ तक तो हो गया, ये इतनी हो गई संरचना। अब इसके आगे, ये जो आगे वाला भाग है ना, यहाँ से ये पूरा का पूरा मादा वाला भाग होता है। कौन सा? मादा का, यानी कि ये स्त्री का भाग होता है, मादा भाग। ये आगे की जो सिरा है, आगे का जो भाग है वो मादा का भाग है। और इसके नीचे आप देखेंगे, जब इस पुष्प को उखाड़, ये जो लाल रंग का है ना, इस लाल रंग वाले को हटा दीजिएगा। हटाने के बाद आप देखेंगे उसमें पाएंगे कि आपको ऐसी संरचनाएं मिल रही हैं, ये ऐसी संरचना। अब इसमें छोटे छोटे कण उपस्थित होंगे। तो ये जो ऐसी संरचना आपको मिलती है, इस संरचना को हम कहते हैं अंडाशय।
इसको अभी आगे समझाते, पहले इसको समझ लीजिए थोड़ा सा। ये नली हुई, इस नली को पराग पुंकेसर कहते हैं, या हाँ पुंकेसर कह लीजिए। और ये पुंकेसर जो होता है, इस पुंकेसर पे पराग कोष लगे होते हैं, उन पराग कोषों में पराग कण उपस्थित होते हैं। और ये जो पराग कण होते हैं, यही अगर हम अपने हाथों को या अपने हाथों से जब यदि इसको हम छू लें तो हमारे हाथों में लग जाते हैं पीले पीले कण। वही जो कण हैं, उन्हीं कणों को हम पराग कण कहते हैं। ये जो अगला भाग है, इस पूरे अगले भाग को हम वर्तिका कहते हैं। इसके सबसे अग्र सिरे को, यानी कि जो सबसे ऊपर का सिरा होता है, उस सिरे को हम वर्तिकाग्र कहते हैं। देखिए, ये जो वर्तिकाग्र होती है ना, यह वर्तिकाग्र एक पतली तंतु की सहायता से, ये देखिए पतली तंतु की सहायता से, ठीक है ना, यहाँ आकर के जुड़ी होती है। और यहाँ आप जब इस लाल वाले भाग को जब हटाएंगे ना, तो यहाँ आपको एक संरचना मिलेगी। वो संरचना ऐसी मिलेगी, देखिए वो संरचना ऐसी मिलेगी। यहाँ से ये है, ये संरचना ऐसी। अब इसके अंदर क्या होते हैं, अंडाणु उपस्थित होते हैं, इसके अंदर अंडाणु उपस्थित होते हैं। तो देखिए इस चीज़ को, यहाँ से ये है ना, ये जो पतली सी तंतु आई है, यहाँ से ये जो पतली सी, उसके बीच में पुंकेसर के जो बीच में वर्तिका से जुड़ी हुई एक पतली सी तंतु, यहाँ से यानी कि ये निकली होगी और इसमें ये जुड़ी होगी। तो ये जो पतली सी तंतु होती है, इस तंतु को हम कहते हैं पुतंतु, पुतंतु कहते हैं। इस पतले से तंतु को पुतंतु कहते हैं। स्टार्टिंग से फिर से एक बार हम लोग देख लेते हैं, ऐसे अपने भाषा में समझ लेते हैं। जो सबसे पहले जो डंठल है, उस डंठल को वृंत कहते हैं। उसके ऊपर खुला हुआ भाग ऐसे जहाँ पुष्प आकर के बैठता है, उसे पुष्पासन कहते हैं। उसके बाद जो हरे वाला भाग या हरे रंग का जो भाग होता है, उस हरे रंग वाले भाग को हम कहते हैं बायदल पुंज। उसके एक भाग को बायदल कहते हैं। तथा उसके बाद जो रंग बिरंगा भाग होता है, उस रंग बिरंगे भाग को दलपुंज कहते हैं। दलपुंज के एक भाग को हम दल कहते हैं। तथा इसके अंदर एक पतली सी नली आई रहती है, उस नली को हम पराग नली कहते हैं। ये जो नली है ना, ये नली, इस नली को हम पराग नली कहते हैं। और इस पराग नली पे पुंकेसर या कह सकते हैं कि पुमंग, मतलब पुरुष वाले भाग, ये जो पतली सी नली है, इस नली को पराग नली कहते हैं। और इस पराग नली के ऊपर यहाँ जो होते हैं, यहाँ पे पुंकेसर उपस्थित होते हैं, यानी पुमंग वाले भाग, यानी कह सकते हैं कि पुरुष वाले भाग उपस्थित होते हैं। तो पुरुष वाले भागों में क्या है, यहाँ पे परागकोश है, यहाँ पे परागकोश है, ये परागकोश रहा, ये पराग, यानी कि जो पुमंग है, यानी पराग नली जो है, उस पराग नली पे पुमंग के रूप में क्या है, तो परागकोश है। क्या है, परागकोश। और इस परागकोश में छोटे 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 पीले पीले कण पाए जाते हैं। उन कणों को हम परागकण कहते हैं। उन कणों को क्या कहते हैं, परागकण। अब देखिए, यहाँ तक तो हमारा हो गया। अब इसके आगे की जो संरचना है, इस संरचना को हम कहते हैं वर्तिका। आगे की जो संरचना यहाँ से लेकर के जो समूह है पूरे, इन पूरे समूहों को वर्तिका कहते हैं। और इसके अग्र सिरे को, अगले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं। यहाँ से पूरा समूह कहलाएगा वर्तिका, अगला भाग यानी अग्र सिरा वर्तिकाग्र कहलाएगा। ये तो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, लेकिन इसके अंदर भी कुछ संरचनाएं होती हैं। जैसे यहाँ से एक पतली सी नली आई रहती है, एक पतली सी तंतु जुड़ी हुई होती है। कहाँ जुड़ी होती है, तो ये जो ये भाग होता है, इसके अंदर जब आप लाल वाले पुष्प को जब निकालेंगे ना, तो वहाँ देखेंगे आप एक सफ़ेद सा परत होगा, और उस परत को आप फोड़ेंगे, छोटे 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 उसमें कण होते हैं। तो ये जो होता है ना, उसके अंदर सफ़ेद सा परत, इस सफ़ेद से परत को हम कहते हैं अंडाशय। अच्छा, एक चीज़ और, ये जो वर्तिका वाला भाग है, यहाँ से ये आगे का, ये वर्तिका वाला भाग मादा भाग है, ये मादा भाग है, स्त्री केसर है। और ये जो यहाँ पे अंडाशय जो उपस्थित होता है, ये अंडाशय भी जो है, अंडाशय किस में पाया जाता है, तो मादा में, यानी कि स्त्री में पाया जाता है। तो ये अंडाशय भी किसका हो गया, यहाँ पे भी मादा भाग, ये मादा भाग और यहाँ आगे मादा भाग। लेकिन बीच में जो पराग नली होती है, उस पराग नली में पुंकेसर उपस्थित होते हैं। उन पुंकेसरों में कुछ पुमंग पाए जाते हैं, यानी कुछ पुरुष के अंग पाए जाते हैं। वो अंग कौन कौन से होते हैं, परागकोश होते हैं। उन परागकोशों में क्या होता है, परागकण होता है। आगे क्या है, वर्तिका है। वर्तिका के आगे क्या है, वर्तिकाग्र है। अब वर्तिकाग्र एक नलिका के एक तंतु की सहायता से, एक तंतु से जुड़ा हुआ होता है। उस तंतु को हम कहते हैं पुतंतु। ये जो तंतु है, इस तंतु को हम कहते हैं पुतंतु। देखिए, ये पुतंतु होता है। और ये पुतंतु किससे मिला होता है, तो अंडाशय से। किससे मिला, अंडाशय से। अंडाशय में क्या उपस्थित होते हैं, अंडाणु उपस्थित होते हैं। अब देखिए, जब हम जान गए कि नहीं भैया, पुंकेसर यानी कि पुरुष, स्त्री केसर मादा, यानी कि नर मादा, ये दोनों जब, अगर दोनों की उपस्थिति हमें प्रदर्शित हो गई,
दोनों हमें इसमें मिल गए। अब इन दोनों के बीच में लैंगिक जनन होगा। लैंगिक जनन क्या होता है कि वह जनन प्रक्रिया जिसमें नर अथवा मादा, वह जनन प्रक्रिया जिसमें नर अथवा मादा यानी कि एक पुरुष और एक स्त्री आपस में संबंध स्थापित करते हैं, यानी कि जब वह जनन प्रक्रिया जिसमें नर अथवा मादा की आवश्यकता होती है, यानी कि एक स्त्री की और एक पुरुष की आवश्यकता होती है जिस जनन की क्रिया में, उस जनन को हम लैंगिक जनन कहते हैं। ठीक ना। तो ये चैप्टर का हमारा नाम था कि पुष्पीय पादपों में, ये तो हमारा पुष्प हो गए, और इन पुष्पों की सहायता से या इन पुष्पों में जो नर अथवा मादा के भाग पाए जा रहे हैं उनकी सहायता से जो जनन की क्रिया होती है, उसी जनन की क्रिया को हम पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अब देखिए, ये हुआ पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन का परिभाषा, अच्छा स्टार्टिंग से आप परिभाषा लिखिए इसको। आपने जो ये 4 चक्र थे, इन चारों चक्रों में जो सबसे पहला चक्र था बाह्यदल पुंज, उस बाह्यदल पुंज के बारे में पहले लिखिए। बाह्यदल पुंज होता क्या है? तो देखिए, बाह्यदल पुंज बाह्यदल पुंज किसे कहते हैं? तो बाह्यदल पुंज किसे कहते हैं? तो बाह्यदल पुंज यह पुष्प का प्राथमिक चक्र होता है। क्या होता है? प्राथमिक चक्र होता है। यह पुष्प का प्राथमिक चक्र होता है। कहे ना कि नहीं, प्राथमिक चक्र का मतलब कि सबसे पहला, यानी कि सबसे पहले हमें क्या दिखाई देता है? हरा वाला भाग। अगर जो कलिका अवस्था में हरा वाला भाग नहीं दिखाई देगा तो हम जानेंगे नहीं कि भैया यहाँ से पुष्प खिलने वाला है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये क्या है? प्राथमिक चक्र है। और यह लिख लीजिएगा इसमें कि और यह प्रायः हरे रंग का होता है। कैसा होता है? तो हरे रंग का। यह प्रायः हरे रंग का होता है। पुष्प प्रायः हरे, पुष्प में जो यह बाह्यदल पुंज होता है, यह बाह्यदल पुंज प्रायः हरे रंग का होता है। इसका कार्य क्या? अच्छा, आपको पता होगा कि नहीं, जो हरा वाला भाग होता है उस हरे वाले भाग से ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और भोजन का निर्माण होता है। तो ये जो हरा वाला भाग होता है, इस हरे वाले भाग क्या करते हैं? तो यह भोजन निर्माण का कार्य करते हैं। किस चीज़ का कार्य करते हैं? भोजन निर्माण का कार्य करते। इतना चीज क्या है? यह पुष्प का प्राथमिक चक्र होता है, यह प्रायः हरे रंग का होता है, यह भोजन बनाने का कार्य करता है, और इसके साथ साथ एकदम मेन पॉइंट इसमें होगा आपका कि इसके एक भाग को, अच्छा इसके समूहों को बाह्यदल पुंज कहते हैं, लेकिन इसके एक भाग को, यानी कि बाह्यदल पुंज के बाह्यदल पुंज के एक भाग को बाह्यदल कहते हैं। ठीक ना। ये हमारा हो गया बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज जो प्रायः हरे रंग का होता है, प्राथमिक चक्र होता है इसका, ये भोजन का निर्माण करते हैं तथा इसके एक भाग को बाह्यदल कहते हैं। ये बाह्यदल जो है हमारा, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज, बाह्यदल कहते हैं। अब इसके बाद आता है हमारा दलपुंज। दलपुंज 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 किसे कहते हैं? दलपुंज क्या होता है? यह प्रायः रंगीन भाग होता है कि नहीं? ये कई रंगों का, अच्छा गुलाब का रंग, गुलाब जो होता है उस गुलाब का रंग अलग है, गेंदे के पुष्प का रंग अलग है, चमेली के पुष्प का रंग अलग है कि नहीं? तो ये क्या होता है? यह प्रायः रंगीन होता है।
ये देखिए, ये तो प्रायः रंगीन होता ही है, लेकिन ये क्या होता है, ये प्राथमिक चक्र है, तो ये द्वितीय चक्र होना चाहिए कि नहीं। जैसे ये दूसरे रूप में हमें दिखाई देता है, सबसे पहले हमें ये दिखाई देता है हरा वाला भाग, उसके बाद लाल लाल नीला पूला लाल नीला पीला और गुलाबी रंग जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। तो देखिए, ये जो दलपुंज है यह क्या है, यह पुष्प का द्वितीय चक्र होता है, यह पुष्प का द्वितीय चक्र होता है। इसके साथ साथ यह कैसा होता है, तो यह प्रायः रंगीन होता है। कैसा होता है, रंगीन होता है। इसके साथ साथ यहाँ ये भोजन निर्माण कर रहे थे, लेकिन ये भोजन का निर्माण नहीं करता है, ये क्या कार्य करता है, तो यह कीटों और जंतुओं को आकर्षित करने का कार्य करता है, आकर्षित करने का ठीक। बादलपुंज क्या करता है, बादलपुंज भोजन बनाने का, लेकिन ये क्या कार्य करता है, तो ये कीटों और जंतुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का कार्य करता है। अब जैसे उसमें हम लोग एक नोट पॉइंट लिखेंगे, बादलपुंज के एक भाग को बादल कहते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी एक नोट लिखेंगे कि दलपुंज के एक भाग को दल कहते हैं। इसको याद रखिएगा कि दलपुंज के एक भाग को दल कहते हैं। पुष्प में जो रंगीन भाग होता है, उस रंगीन भाग के एक भाग को क्या कहते हैं, दल कहते हैं। इसके साथ साथ आपका तीसरा आता है, जिसे हम बताएं कि पुंकेसर। क्या होता है, क्या, पुंकेसर। पुंकेसर क्या है, तो यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। ये क्या होता है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, या तीसरा अंग होता है, चक्र होता है। जैसे इसको समझिए, अभी आपको बताएं कि नहीं, हाँ, जो रंगीन भाग है वो हमारा दलपुंज हो गया, उसके पहले दलपुंज, फिर दलपुंज के बाद एक पतली सी नली निकलती है जिसे पराग नली कहते हैं, और वो पराग नली निकलने के बाद तब तो स्त्री केसर बन रहा है, ऊपर वर्तिका बन रही है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यह पुष्प का क्या है, तीसरा चक्र है। और यह तीसरा चक्र है, और ये क्या करता है कि इसके अंदर ना, या कह सकते हैं कि यह, या इसमें लिख लीजिएगा, इसमें परागकोश क्या होते हैं, परागकोश उपस्थित होते हैं, परागकोश उपस्थित होते हैं। परागकोश उपस्थित होते हैं, उस परागकोश में क्या होते हैं, तो जिसमें यानी परागकोश में परागकण उपस्थित होते हैं। इतना आप लोग लिख लीजिए। क्या क्या है, बादलपुंज ये पुष्प का प्राथमिक चक्र होता है, यह प्रायः हरे रंग का होता है, यह भोजन के निर्माण का कार्य करता है। बादलपुंज के एक भाग को बादल कहते हैं। दलपुंज क्या है, तो यह पुष्प का द्वितीय चक्र होता है, यह प्रायः रंगीन होता है, यह कीटों और जंतुओं को आकर्षित करने का कार्य करता है। दलपुंज के एक भाग को दल कहते हैं। तीसरा जो है वो पुंकेसर है। पुंकेसर क्या है, यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है, इसमें परागकोश उपस्थित होते हैं तथा परागकोश में परागकण स्थित होते हैं या उपस्थित होते हैं। इतना आशा है कि समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक और इसमें बचा हुआ स्त्री केसर। स्त्री केसर के बारे में समझते हैं, स्त्री केसर है क्या। आप लोग इस वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा। देखिए स्त्री केसर क्या है, स्त्री केसर के बारे में बताया। अब देखिए बचा क्या, हमारा जो चौथा चक्र है वो बचा स्त्री केसर, यानी वर्तिका ही दिखाई देती है हमें, वर्तिका दिखाई देती है, वर्तिकाग्र दिखाई देती है। तो तीसरा चक्र है वो हमारा हो गया क्या, स्त्री केसर या जयांग। स्त्री केसर, स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है, यह पुष्प का, इसमें क्या लिखेंगे, यह पुष्प का
चौथा चक्र होता है, चौथा चक्र होता है, यह पुष्प का चौथा चक्र होता है। ये क्या करता है? अच्छा, इसमें वर्तिका और अंडाशय आते हैं। कौन कौन आता है? तो वर्तिका और अंडाशय आते हैं। वर्तिका के अग्रभाग को यहाँ नोट पॉइंट कर लीजिएगा। वर्तिका के अग्रभाग पर वर्तिकाग्र पाया जाता है, वर्तिकाग्र पाया जाता है। पाया जाता है। उसी प्रकार से जो अंडाशय होते हैं, ये नोट नंबर 1 था, नोट नंबर 2 लिख लीजिएगा कि अंडाशय के अंदर पुष्प के अंडाणु पाए जाते हैं। इतना आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, ये तो हम लोग जान गए कि नहीं, जो चारों चक्र थे उन चारों चक्रों के बारे में, यानी हम जान गए कि पुष्पीय पादप होते क्या हैं। तो पुष्पीय पादप में 4 चक्र होते हैं, उन पुष्पीय पादपों के चारों चक्रों के बारे में पता चल गया। अब देखिए, जब हमें स्त्री केसर यानी कि जब हमें मादा के बारे में, जब हमें एक स्त्री के बारे में जब पता चल गया और जब हमें एक पुरुष के बारे में पता चल गया, तो ये दोनों आपस में संबंध स्थापित करेंगे और जिससे कि नई संतति कोशिका यानी कि नई संतान की उत्पत्ति होगी। इस चैप्टर का नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या है? तो वह प्रक्रिया, इसके आगे आप लोग अगर लैंगिक जनन की परिभाषाएं लिखनी हो तो लिख लीजिएगा कि लैंगिक जनन लैंगिक जनन में क्या लिखना है आपको कि वह प्रक्रिया जिसमें, या वह जनन प्रक्रिया, ऐसे लिख लीजिएगा, वह जनन प्रक्रिया जिसमें नर अथवा मादा भाग लेते हैं, उन्हें लैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं? लैंगिक जनन। नर अथवा मादा यानी कि वह जनन प्रक्रिया। अच्छा, मान लीजिए आप लोगों की उत्पत्ति के लिए, हमारी उत्पत्ति के लिए माता पिता दोनों लोगों की आवश्यकता होती। दोनों लोगों के बीच में जब आपसी मेल होता, आपसी संबंध स्थापित होता है, तो उस आपसी संबंध के बाद हमारे इस शरीर का या आपके शरीर की उत्पत्ति होती है, निर्माण होता है आपके शरीर का। उसी प्रकार से जो पुष्प होते हैं, उन पुष्पों में जब नर अथवा मादा भाग आपस में मिलते हैं, तो मिलने से किसी नई संतति यानी कि किसी नए पुष्प का निर्माण होता है, किसी नए पुष्प की उत्पत्ति होती है। तो यह जो प्रक्रिया है नर अथवा मादा की मिलने की, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं लैंगिक जनन। अब देखिए, जब नर अथवा मादा, हम लोगों में लैंगिक जनन होता है ना, इन लोगों में हम कहते हैं निषेचन की क्रिया यानी कि लैंगिक जनन में एक निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन की क्रिया मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए, नर से हम आपको बता देते हैं कि नर जो होते हैं, जो यानी पुरुष जो होते हैं, इन पुरुषों से, पुरुष या नर कह लीजिए, तो नर का वह कौन सा भाग होता है जो कि मिलता है, मादा का वह कौन सा भाग होता है जो कि आपस में मिलता है और हमारे इस शरीर का निर्माण होता है। तो देखिए, नर का जो भाग होता है यानी कि कौन सा भाग मिलता है, तो इनका एक भाग होता है, कोशिका होती है जिसे हम कहते हैं शुक्राणु की कोशिका। शुक्राणु की कोशिका तथा मादा से अर्थात स्त्री से कौन सा भाग निकलता है, तो यहाँ अंडाणु की कोशिका, शुक्राणु की कोशिका और अंडाणु की कोशिका, जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, ठीक ना,
जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो एक नई कोशिका बनती है, और ये जो कोशिका बनती है ना, इस कोशिका से एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। ठीक ना, एक नए संतान की उत्पत्ति होती है। अच्छा देखिए, ये जो आपस में, अच्छा शुक्राणु की कोशिका और अंडाणु की जो कोशिका आपस में जो मिली, तो इनके मिलने की क्रिया निषेचन कहलाती है। अंडाणु की कोशिका, शुक्राणु की कोशिका आपस में जब मिलती हैं उस क्रिया को निषेचन कहते हैं। ठीक ना, यहाँ ये मिली, इन दोनों के मिलने की क्रिया निषेचन। ठीक, अब ये निषेचन की क्रिया हुई, और इस निषेचन की क्रिया के बाद क्या हुआ, नए संतान की उत्पत्ति हुई। तो देखिए, इसमें हम चैप्टर का जो नाम था, वो चैप्टर का नाम था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, निषेचन पूर्व घटना व निषेचन पश्चात या निषेचन के समय की घटना। इसका कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखिए, जो ये निषेचन की क्रिया यानी शुक्राणु की कोशिका, अंडाणु कोशिका, शुक्राणु की कोशिका कहाँ से मिली, तो जो नर वाला भाग था यानी पुमंग वाला जो भाग था, उस पुमंग के मिलने से और मादा के यानी कि वर्तिका और अंडाशय के मिलने से, इन दोनों का जब आपसी संबंध स्थापित होता है, जब आपस में मेल करते हैं, जब इन दोनों में आपसी मेल होता है, तब निषेचन की क्रिया होती है। तो इस निषेचन की क्रिया से पहले क्या क्या घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं के इस चैप्टर का नाम है निषेचन पूर्व घटना। तो पूर्व मतलब होता है पहले, यानी कि निषेचन जो हुआ, आपसी जो संबंध स्थापित हुआ, उस आपसी संबंध से पहले क्या क्या घटनाएं घटी, उन घटनाओं के बारे में जानकारी लेनी है। और निषेचन मतलब जब आपस में मिलते हैं तो क्या क्या होता है, यानी जब आपस में मिलते हैं तो वो मिलते कैसे हैं, उस चीज़ के बारे में। तो ये जो अब निषेचन पूर्व घटना और निषेचन जो है, या निषेचन और निषेचन पूर्व घटना, अगले वीडियो में अब आगे मिलते हैं हम लोग। जय हिंद, बाय बाय।